दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस शुभ दिन पर हम लोग यूनिवर्स से मिलकर एक प्रार्थना करें कि यूनिवर्स हमको हमेशा लॉ ऑफ लव में रखे, जहां पर इनोसेंट कॉन्शसनेस रहती है। और इस अर्थ पर जो हमारा स्पिरिचुअल स्कूल है, इसमें रहकर हमको अपने लॉ ऑफ इवोल्यूशन के थ्रू हमेशा इवॉल्व करता रहे, जिससे हम लॉ ऑफ लोअर इमोशन से इवॉल्व होकर के हायर इमोशंस की ओर पहुंच सकें और हेल्दी रह सकें और अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। दोस्तों, यूनिवर्स के सारे लॉज को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ इवोल्यूशन किस तरह से काम करता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। लॉ ऑफ इवोल्यूशन हमारे बिलीव्स और हमारे थॉट्स के अगेंस्ट एक सिचुएशन क्रिएट करता है, जिससे हम अपने उस बिलीफ को या उस थॉट को समझ सकें और उससे इवॉल्व हो सकें। जैसे कोई पर्सन अगर फियर में रहता है तो इसके सामने यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे उसका फियर और बढ़े, और वो इसलिए बढ़ा रहा है उस फियर को कि वो फियर को समझे और उससे इवॉल्व हो, बाकी यूनिवर्स के सारे लॉज को समझ के अपने आप को इवॉल्व कर सके। तो दोस्तों, आज के दिन हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको हायर इमोशंस में रखे और अपने लॉज के थ्रू हमको स्पिरिचुअली इवॉल्व करता रहे। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग बीमार होता है और वो असाध्य रोग से ग्रसित हो जाता है, तो फिर वो उस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर चलता है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा क्या है कि जो वो उस रोग को पूर्ण रूप से ठीक कर देती है और उस रोगी को पूर्ण स्वस्थ कर देती है। आज हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो कि एक असाध्य रोग है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति किस तरीके से उस असाध्य रोग को ठीक करती है और हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। दोस्तों, हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 11 में बताया कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले कुछ मॉर्बिफिक एजेंसीज जो हमको दिखाई नहीं देती, वो उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए, उसकी लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये मॉर्बिफिक एजेंसीज क्या हैं जो लाइफ के लिए इनिमिकल हैं, जो लाइफ की शत्रु हैं? ये बेसिकली वो नेगेटिव व्यूज़ हैं जो किसी व्यक्ति की लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स आ जाते हैं, और जब वो नेगेटिव इंसिडेंट्स आता है तो वो पर्सन अपने मेंटल फंक्शनिंग के थ्रू, अपने लोअर इमोशंस के थ्रू उनसे डिफेंस लेता है और डिजीज स्टेट में चला जाता है। तो ये इनिमिकल एजेंसीज बेसिकली लोअर इमोशंस ही हैं जिनसे वो पर्सन अफेक्ट हो रहा है और वो नेगेटिव इंसिडेंसेस जो उसकी लाइफ में आ रहे हैं। तो हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 5 में बताया कि हमको किसी भी रोग का कारण सबसे पहले जानना है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी समस्या का, चाहे वो रोग है या हमारी लाइफ में कोई समस्या आ रही है, उसके कारण को जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर हम उस समस्या से निकल आते हैं, आसानी से निकल आते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी बीमारी के एग्जैक्ट कारण को समझ लें तो फिर हम आसानी से निकल आते हैं। तो दोस्तों, हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 5 में बताया कि जैसे एक्यूट डिजीज़ है, उसमें जो कारण होता है वो बहुत नज़दीक होता है, यानी पेशेंट को याद रहता है कि जैसे उसने क्या खाया जिस वजह से वो बीमार हो गया, क्या एटमॉस्फेयर में ऐसी कंडीशन आई, उसको ठंड लग गई या उसको गर्मी लग गई या बरसात में भीग गया तो उसको तकलीफ़ हो गई, जैसे बुखार हो गया, खांसी, जुखाम, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम। तो फिजिशियन उन सारी चीज़ों को समझकर उसको ट्रीटमेंट देता है, तो फिर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असाध्य रोग में क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय से उन बीमारियों से ग्रसित होता है, बहुत लंबे समय से उस बीमारी से वो पीड़ित है, तो जो उसका कारण है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है और वो उसको याद भी नहीं है।
तो जब हम उसके साथ बैठ करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उसके सारे लाइव व्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसकी मेंटल फंक्शनिंग को समझते हैं, तो फिर हमको वो कारण मिल जाते हैं और हम उनको पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। तो होम्योपैथी में जो कारण को समझना और उस कारण को इंटरप्रेट करना, ये एक इसकी ब्यूटी है होम्योपैथी की, जिससे वो किसी भी रोगी के कारण को समझ लेते हैं और फिर उसको उसके अनुरूप इलाज देते हैं, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हैनीमैन सर ने इन कारणों को क्रॉनिक मियाज्म कहा है। किसी भी डिजीज़ में जो क्रॉनिक डिजीज़ है, उसमें जो कारण है वो क्रॉनिक मियाज्म है। आम लोग इस क्रॉनिक मियाज्म को एक नेगेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक डिफेंस है। जैसे कि अगर मुझे कोई पत्थर मारेगा तो मैं उस पत्थर से बचने के लिए क्या क्या उपाय करूँगा, ये उपाय बेसिकली मियाज्म है, ये डिफेंस है। तो किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई नेगेटिव इंसिडेंस हुआ, उस नेगेटिव इंसिडेंस को बचने के लिए उसने मेंटल लेवल पर किस तरह से अपनी फंक्शनिंग को चेंज करके डिफेंस ली। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे कि जैसे 3 तरह की डिफेंसेस हैनीमैन सर ने हमको बताई। पहली डिफेंस सोरिक डिफेंस जिसको हम कहते हैं, दूसरी साइकोटिक और कंस्ट्रक्टिव डिफेंस, थर्ड सिफिलिटिक और डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। सोरिक डिफेंस यानी सेंसिटिविटी। सोरा में दोस्तों क्या होता है कि पहले अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में या लाइफ में कोई नेगेटिव व्यू हुआ, कोई इंसिडेंस हुआ, तो उसकी सेंसिटिविटीज़ ऑल्टर होती हैं। जैसे उसको इरिटेशंस आने लगते हैं, वो कहता है मैं बहुत इरिटेबल हो गया हूँ। जैसे अगर कोई मुझे किसी काम के लिए रोका टोकी करता है तो मुझे रिएक्शन आता है, मैं इरिटेट होता हूँ। अगर कोई मुझसे रूडली बात करता है तो मैं उसको रिएक्ट करता हूँ, जो कि मेरे साथ पहले ऐसा नहीं था। तो हम देखते हैं कि ऐसा लाइफ में क्या व्यू हुआ जिसकी वजह से वो इस तरह से सेंसिटिव हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा डिफेंस आता है जिसको हम साइकोटिक और कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। जब पर्सन की लाइफ में कोई व्यू हुआ, वो सेंसिटिव हुआ, और अगर इस सेंसिटिविटी को हमने इसी लेवल पे नहीं रोका तो फिर ये बात आगे बढ़ती है। तो फिर वो पर्सन या तो कंस्ट्रक्टिव डिफेंस में जा सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव डिफेंस में जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव डिफेंस का मतलब है कि उसके अंदर वो सेंसिटिविटीज आई, वो फिर वो जब वो आगे बढ़ रही है बात, तो फिर वो सेंसिटिविटीज़ को काउंटर करने के लिए फिर एक डिफेंस लिया, जिसमें पॉलिप्स का डेवलपमेंट किया बॉडी ने, या ट्यूमर्स को बनाया, या स्किन पे वार्ट्स को बनाया, जिसमें सेल्स की ग्रोथ हुई, जिसमें आउट ग्रोथ हुई। बॉडी में अगर कोई भी आउट ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब वो साइकोटिक डिफेंस में जा रहा है। उसके बाद दोस्तों तीसरी डिस्ट्रक्टिव डिफेंस है। अगर वो सेंसिटिव पर्सन साइकोटिक डिफेंस में नहीं गया तो वो डिस्ट्रक्टिव डिफेंस में जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव डिफेंस में दोस्तों बॉडी में से लॉस होता है, सेल्स का लॉस होना है, जैसे कि अल्सर्स का हो जाना, कहीं घाव बन गए हैं, घाव हील नहीं हो रहे हैं, ये एक सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव डिफेंस है। हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ब्लड सेल्स का लॉस हो रहा है, और प्लेटलेट्स का लॉस हो रहा है। जैसे कि इन दिनों डेंगू चला, तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम हुए, डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये सब डिजीज़ेस जो है वो सिफिलिटिक डिफेंस में आती हैं कि उस पर्सन ने इस डिफेंस को लिया और वो जो है इन बीमारियों से ग्रसित हुआ। तो आज हम दोस्तों इस सिफिलिटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिफिलिटिक डिजीज़ेस होती हैं और उसमें किस तरह से हम लोगों की होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से रोगी को पूर्ण स्वस्थ कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों आज हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, जो कि सिफिलिटिक का ही पार्ट है। तो देखेंगे कि आखिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऐसा क्या होता है और किस तरह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में पर्सन चला जाता है और इनसे वो सफ़र करने लगता है। तो सिफिलिस को दोस्तों समझने के लिए हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके 7 पार्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन से मतलब है दोस्तों कि कोई भी जो सोरिक कंप्लेंट यानी सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एग्जाजरेट हो गई है। जैसे कोई पेन अगर है तो वो पेन बहुत वायलेंट हो गया है, इसको हम एग्जाजरेशन में लेते हैं। दूसरा पार्ट है दोस्तों डिस्टॉर्शन, जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट का शेप चेंज हो गया है। जैसे
आपने देखा कि बहुत से लोग जिनकी जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, तो जॉइंट्स की शेप चेंज हो जाती है। चाहे वो नी जॉइंट हो या उंगलियों फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, तो इसको हम डिस्टॉर्शन में लेते हैं। ये भी एक सिफिलिटिक पार्ट है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पार्ट जो आता है वो है परवर्जन। परवर्जन का मतलब है दोस्तों कि उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो परवर्टेड हो गई है, वो चेंज हो गई है। जैसे किसी पर्सन को जिस बात को सुनना चाहिए था कानों से, वो उसको ना सुन के कुछ और आवाज़ों को सुन रहा है। जो आवाज़ें उसको सुननी चाहिए वो ना आकर के दूसरी आवाज़ें सुन रहा है, या फिर वो शांत बैठा हुआ है तो कुछ आवाज़ें उसके कान में चल रही हैं। इस तरह से परवर्जन हुआ। टेस्ट में वो खा कुछ और रहा है, टेस्ट उसे किसी और चीज़ का आ रहा है, या टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम परवर्जन में लेते हैं। ये भी एक सिफिलिटिक डिफेंस है जिसमें उसका जो कंट्रोल है वो लॉस हुआ है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल जो है वो जो उसके कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए किसी पर्सन की, वो उसकी कंट्रोल में नहीं रही हैं। जैसे कि लाफिंग। अब लाफिंग एक ऐसी है कि हर बात को वो हंस हंस के ही कहता है। कई लोग जिसको हम हंसमुख कह देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लाफिंग उनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा एक लॉकेसिटी है, जिसमें वो बात करता है तो बात करता ही चला जाता है या बहुत बात करता है। तो इस तरह से उसने उस लाइफ सिचुएशन में डिफेंस लिया हुआ है कि किस तरह से वो इस लाफिंग में आ गया, किस तरह से वो लॉकेसिटी में आ गया। तो हम इन सारी चीज़ों को उसके साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बात आती है, फिफ्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि जैसे बॉडी से सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, किसी पार्ट का डिस्ट्रक्शन होना, इसमें सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। जैसे ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होना, ये सब डिस्ट्रक्शन में आता है। गैंग्रीन्स जैसे हो गई, बॉडी का पार्ट है वो जो है डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये डिस्ट्रक्शन का लेवल है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 6 पॉइंट पर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 7th पॉइंट है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन में कैंसर्स आते हैं जिसमें सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रही हैं। तो दोस्तों ये हमने सिफिलिस को समझा। मैंने पिछले वीडियो में जो वार्ड का केस डिस्कस किया था उसमें साइकोसिफिलिटिक हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से साइकोसिस सिफिलिस में चेंज हो रही है। ये जो डिफेंसेस हैं दोस्तों, एक से शुरू होकर के दूसरे में जाती रहती हैं, इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं। तो सोरा से शुरू होकर के वो साइकोसिस में जा रहा है, वहीं कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर वो सिफिलिस में जाने लगता है। तो आज हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, एक केस भी देखेंगे और समझेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस तरह से ठीक होता है। ऑटो इम्यून का मतलब है, इसमें दो टर्म है, एक ऑटो और एक इम्यूनिटी। तो इसमें इम्यूनिटी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई है। तो आज हम इसे समझेंगे किस तरह से फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है। इम्यूनिटी दोस्तों रेगुलर बेसिस पे बिना हमको पता हुए हमारी इम्यूनिटी काम करती रहती है। बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है या हमारी बॉडी में कोई डेड सेल्स बन रही हैं, तो हमारी इम्यूनिटी उनको फिल्टर करती रहती है और बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से लड़ती रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से इम्यूनिटी रेगुलरली काम करती है। लेकिन ऑटो इम्यून में ऐसा क्या हुआ कि वो उसकी फंक्शनिंग कैसे डिस्टर्ब हो गई, या फंक्शनिंग किस तरह से डिस्टर्ब हुई। तो जब ऑटो इम्यून डिजीज़ को आप नेट पर उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें एक टर्म यूज़ किया गया है कि इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन में वो ये समझ नहीं पाती है कि मुझे किस सेल्स को मारना है। मुझे इन्फेक्टेड सेल्स को मारना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना करके वो हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स को ही मारने लगती है। तो जो इम्यूनिटी हमको बचा रही थी, आज वही इम्यूनिटी हमारे लिए डैमेज कर रही है, हमारी खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। तो आखिर ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? तो जब आप इंटरनेट पे ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण को देखेंगे तो उसमें कॉज उसका अननोन लिखा रहता है कि इसका कॉज अननोन है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, जब हम उसको मियाज़मेटिक वे से देखते हैं, किसी भी क्रोनिक डिजीज़ को हम मियाज़मेटिक एक्सप्लेनेशन करते हैं जो हैनीमैन सर ने हमें बताया है, तो हम किसी भी बीमारी को उसके एग्जैक्ट कारण को समझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हमको उस कारण को समझाती है, और जब हम कारण समझ लेते हैं तो फिर हम उसका इलाज कर पाते हैं।
इसीलिए दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जो थ्योरी ऑफ मियाज़्म है वो बाकी और साइंसेस से डिफरेंट है। और इनमें जो रूलिंग है होम्योपैथिक सिस्टम में, वो हर चीज़ जो है वो साइंटिफिक बेस्ड है, उसमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। तो ऑटो इम्यून में देखा कि इम्यूनिटी, उस पर्सन की इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई। अब ये कन्फ्यूज़न दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कन्फ्यूज़न जो टर्म है ये बेसिकली माइंड का टर्म है कि माइंड में ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति भी हमेशा जब भी हम रोगी को इलाज देते हैं तो उसकी मेंटल फंक्शनिंग को समझ कर ही इलाज देते हैं कि उसकी मेंटल फंक्शनिंग किस तरह की है, फिर उसके बेस पे उसको हम इलाज देते हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कन्फ्यूज़न किस तरह से आया और किस जगह पे आया। दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो जब वो गुस्सा करते हैं तो अपने सिर को दीवार पे मारते हैं, या अपने सिर को हाथ से मारते हैं, या अपने आप को दांतों से काट खा लेते हैं। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये एंगर के हैं, और वो एंगर उसको खुद के ऊपर है, यानी एंगर हिमसेल्फ है। तो जो एंगर हिमसेल्फ है ये एक फिनोमिना ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि अमूमन जो एंगर है वो दूसरे व्यक्ति पे आता है, किसी दूसरे पे आता है, लेकिन जो ऑटो इम्यून डिजीज़ से लोग सफ़र करते हैं उनको सेल्फ पर ही गुस्सा आता है। तो एक हमारे यहाँ सिम्टम रहता है रिपर्टरी में, एंगर हिमसेल्फ। तो ये चूँकि एंगर हिमसेल्फ एक छोटे लेवल पे ऑटो इम्यून डिजीज़ को क्रिएट करता है। और दोस्तों, जब ये बात आगे बढ़ती है तो हमने जब लोअर इमोशंस पढ़े थे तो उसमें एक इमोशन पढ़ा था हमने, गिल्ट का। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो वो सेल्फ को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वो हर चीज़ के लिए सेल्फ को ही, अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, यानी कि अपने आप में ही वो अपना नुकसान कर रहा है। तो इसी तरह से उसकी इम्यूनिटी भी अपने आप को नुकसान करती है, क्योंकि सारी चीज़ें मेंटल लेवल से गवर्न हैं। तो गिल्ट में बेसिकली, गिल्ट का जो आप जब उसकी डेफिनेशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो गिल्ट इज़ रिलेटेड टू क्राइम, यानी कि वो अपने आप को एक दोषी मान लेता है, किसी चीज़ के लिए दोषी मान लेता है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक केस के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम इन लोअर इमोशंस को होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में लेते हैं और फिर इनके अनुरूप उसको इलाज देते हैं। तो जो व्यक्ति गिल्ट में रहेगा वो हर चीज़ को अपने ऊपर, अपने आप को दोषी मानेगा। तो लॉ ऑफ इवोल्यूशन जब काम करता है तो उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं जिससे कि वो जो है उसको दोषी मानते हैं कि आप ही इस चीज़ के लिए, तो हर कोई उसको ब्लेम करता है। इसमें जो लाइफ में उसको सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी कि उसको लगेगा कि हर कोई मुझे हर बात के लिए ब्लेम कर रहा है, क्योंकि उसने अपना जो गिल्ट है, जो उसके अंदर गिल्ट है, उस गिल्ट के लिए फीलिंग उसको रहती है कि हर कोई मुझको ब्लेम कर रहा है, हर कोई मुझको ही दोषी ठहरा रहा है। और ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वो निंदनीय हो जाती है, वो कंडम हो जाती है, कोई भी उसको फिर लाइक नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति से वो कहता है तुम तो मुझे ही दोष दे रहे हो, तुम तो मुझे ही दोष दे रहे हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक मेरे पास पेशेंट थी जिसको बहुत वायलेंट हेडेक था, और उस हेडेक में वो एलोपैथिक दवाइयाँ और इंजेक्शंस लेती थी, तो उससे कुछ समय के लिए उसको राहत मिलती थी, लेकिन वो उसको ठीक नहीं होता था। तो करीब 7-8 साल से वो इस समस्या से सफ़र कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये कब से है, कैसे है। जब उनकी पूरी हिस्ट्री ली तो पता लगा दोस्तों कि उनकी एक शॉप थी जो उनके फादर इन लॉ ने उनको दी थी, मैरिज होने के बाद उनको दी थी। तो वो शॉप को रन कर रहे थे उनके हस्बैंड। अब दोस्तों क्या होता है कि वो करीब 4-5 साल पहले उस शॉप को उनके छोटे भाई को उनसे लेके दे देते हैं। तो अच्छी खासी उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया था, सब कुछ किया था, और वो जब उसके छोटे भाई को दे दी तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उनको एक फीलिंग रहती थी कि मैंने अपने जो फादर इन लॉ हैं इनके लिए मैंने सब कुछ किया, तो मुझे एक ये फीलिंग रहती है कि मैंने इनके लिए ऐसा क्यों किया। मैं अपने आप को इस बात के लिए दोषी मानती हूँ कि मैंने इनके साथ आखिर ऐसा क्यों किया, मैं इनको समझ नहीं पाई, और इन्होंने मेरे साथ ऐसी इंसिडेंस किया कि मेरी शॉप लेके किसी को दे दी। तो उन्होंने जो अपने आप को दोषी माना, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ इवोल्यूशन को इसमें अप्लाई करेंगे तो कोई चीज़ जा रही है
तो वो उनको इवॉल्व करने के लिए, यानी कुछ उनको मिला भी, लेकिन जो उनको मिला वो उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी है जो उनसे छूट गया। तो इसलिए फिर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है और वो वायलेंट हेडेक्स उनको क्रिएट होते हैं। तो ऑटो इम्यून में इम्यूनिटी के अगेंस्ट, इम्यूनिटी जो अगेंस्ट में काम कर रही है उसमें कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे ये हेडेक है। तो इस वायलेंट हेडेक में, इसमें वायलेंट डिजीजेज होती हैं। जो गिल्ट में लोग रहते हैं उनको डिजीजेज जो भी होंगी वो वायलेंट होंगी, चाहे वो हेडेक हो या और भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा तो वो वायलेंट होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम गिल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रूब्रिक है। तो जैसे उनको ये फीलिंग रहती थी कि उन्होंने मुझे कुछ समझा नहीं, उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं करी और मुझसे ये शॉप लेकर के उनको दे दी, जबकि मैं उनकी पूरी सेवा कर रही थी। तो उनको जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो एक इच्छा है कि मुझे वो कुछ समझें, तो ये ईगो और गिल्ट, इन दोनों को मिलाकर के एक डिजीज़ स्टेट है, जिससे वो पर्सन डिजीज स्टेट में, वो फीमेल डिजीज स्टेट में चली गई और इस तरह से वो वायलेंट हेडेक से सफ़र करने लगी। तो आज दोस्तों हम एक और ऑटो इम्यून केस देखेंगे जो पस्चुलर सोरेसिस का है। इस केस को मैंने लखनऊ सेमिनार में प्रेजेंट किया था, तो कई सारे लोगों की इच्छा थी कि मैं इसको यूट्यूब पर शेयर करूं, तो आज मैं आपके सामने इस केस को शेयर कर रहा हूं। पस्चुलर सोरेसिस एक रेयर डिजीज़ है, ये स्किन की डिजीज़ है। इसमें स्किन पर क्रैक्स आते हैं, पस बनता है, ब्लीडिंग होती है। ये सारी कंडीशन है जो पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे उस पेशेंट की हालत। तो उसके हाथों पे और पैरों पे पस्चुलर सोरेसिस थी। तो उसको जो है दोस्तों किस तरह से हमने इंटरप्रेट किया, तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम क्रॉनिक केस देखते हैं तो सबसे पहले मियाज़्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की डिफेंस ली इन्होंने और क्यों ली, लाइफ में क्या भी हुआ। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली, तो दोस्तों हिस्ट्री के मैं आपको केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे हैनीमैन सर ने कहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हमको देखने होते हैं पूरी एंटायर हिस्ट्री में। तो आज हम उन्हीं सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। उसमें दोस्तों जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि करीब 14-15 साल की उम्र से ही इनको लड़कियों के साथ घूमना अच्छा लगता था और ये उनके साथ रिलेशनशिप में रहते थे। तो 14-15 साल से ये इस काम में लगे हुए थे और फिर बताया कि ऐसा करना मेरी आदत ही हो गई थी। अब मैं घर से तैयार होकर निकलता था तो मैं इसी काम के लिए घर से निकलता था। तो 14-15 साल की उम्र तक जब वो इस काम में लगे रहे, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद उनकी हालत जो है, उनका पेनिस जो है वो डिस्टर्ब होता है, उस पर इस तरह के इरप्शंस आना शुरू होते हैं और वो घबरा जाते हैं कि मेरे को ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो उसके लिए कुछ एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि भाई स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे आपको इस पार्ट को सर्जिकली रिमूव करना होगा, इसको निकालना होगा। तो वो वहाँ से छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको कुछ उस पर डालने के लिए दवाएं देते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं। तो कुछ दिनों में वो चीज़ें उनकी ठीक हो जाती हैं और ठीक होने के बाद वो फिर से उसी अपने प्रोसेस में लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो उसी प्रोसेस में लग गए तो अब डिजीज़ उनके हाथों पे और पैरों पे शुरू होती है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा खुजली से शुरू होती है, फिर वो धीमे धीमे जैसा पिक्चर में आपने देखा इस तरह से वो रूप ले लेती है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन उन्होंने मुझे बताई और फिर मैंने उनसे और हिस्ट्री में पूछा तो उन्होंने बताया कि 14-15 साल की उम्र से मैं यही काम, ऐसी तरह से मैं ये काम में लगा हुआ था। उसके बाद मेरे को ये स्किन डिजीज़ हो गई और फिर मैंने उनसे बीच में पूछा तो बीच में उन्होंने बताया कि एक लड़की मेरे संपर्क में आई जिसके साथ मैं हस्बैंड वाइफ की तरह रहता था और कुछ समय बाद रहने के बाद उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह हो जाती है। तो फिर मैंने उसकी छोटी बहन से ज़बरदस्ती शादी करी जिससे कि मैंने उनके फैमिली पे प्रेशर डाला और फैमिली पे प्रेशर डालने के बाद मैंने उसके साथ पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करी, उसकी छोटी बहन से। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो 14-15 साल की उम्र से है वो कहीं ना कहीं मॉरल फीलिंग को शो करता है और किसी के साथ किसी भी
इंसिडेंट्स को ज़बरदस्ती करना ये एक क्राइम की कैटेगरी में आता है और इसको हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और फिर दोस्तों उन्होंने बताया कि जब इस तरह से उन्होंने उसके साथ शादी कर ली और फिर उसके बाद उसको स्किन प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। फिर दोस्तों मैंने उनकी वाइफ से बात करी तो वाइफ ने बताया कि ये बहुत ज़िद्दी हैं, किसी भी बात को बहुत जल्दी नहीं मानते हैं, जो इन्होंने ठान ली उसी काम को करके रहते हैं और इनको ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट लेवल पे भी इनके प्रॉब्लम है, जो सही और गलत को तो कम से कम किसी भी व्यक्ति को समझना चाहिए। तो दोस्तों जब मैंने इनको इंटरप्रेट किया तो देखा कि एक तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मुझे मिले कि एक तो मॉरल फीलिंग वांट है और मॉरल फीलिंग वांट के साथ एक क्रिमिनलनेस है जो ज़बरदस्ती इन्होंने की, ऑब्स्टिनेसी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा किसी की बात को नहीं मानना, एक ऑब्स्टिनेसी को शो करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जब इंटेलेक्ट लेवल पे इनके इफेक्ट है तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनको समझ नहीं आ रही हैं, तो इंटेलेक्ट भी लेवल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो जब मैंने इनसे एक बात पूछी कि भाई ये सब आपने किया तो इसको लेके आपके अंदर क्या फीलिंग रहती है, तो बोले मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। अब आप देखिए कि गिल्ट में एक पछतावा रहता है, तो गिल्ट का एक लेवल है पछतावे का। पछतावा एक सर्टेन लेवल की डिजीज़ देता है, लेकिन ये उससे भी बात आगे निकल गई कि मैंने कोई क्राइम किया और मुझे उसका पछतावा भी नहीं है, तो फिर नेचर ने इनको इस तरह की डिजीज़ का प्रोडक्शन किया जो अभी पिक्चर्स में आपने देखा। तो दोस्तों फिर जब मैंने इनकी इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट किया एनालिसिस करके, तो देखा मैंने कि हमारे को कैंट सर ने एक बहुत अच्छा रूब्रिक दिया हुआ है रिपर्टरी के अंदर, और इतने साल पहले उन्होंने वो रूब्रिक दिया और आज उस रूब्रिक को मैंने यूज़ कर रहा, आज मैंने उस रूब्रिक को यूज़ किया और ऐसा लगा कि वो जैसे इनके लिए ही उसको बनाया गया है रूब्रिक को। तो वो रूब्रिक है दोस्तों, रिपर्टरी में आप देखेंगे हमारे यहाँ, तो वो रूब्रिक है माइंड में मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बिकम। तो जो इनकी आदत बन गई थी वो उसका उनको कोई पछतावा नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है और एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और मॉरल फीलिंग वांट है। तो इस रूब्रिक को जब मैंने लिया और उसमें देखा कि क्या क्या दवाइयाँ हैं, तो उसमें कुल मिला के 5 दवाइयाँ थी। तो अब हम दोस्तों जब ये दवाइयाँ फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम उनको एलिमिनेट करते हैं कि इनमें से कौन सी एक जो है उनको सूट करती है, जो उनके लिए सूट है। तो देखा हमने कि ऑब्स्टिनेस हैं, ये ऑब्स्टिनेट हैं, इंटेलेक्ट लेवल नहीं है उतना, किसी की बात को इनको सुनना नहीं है, गुस्सा भी इनके अंदर बहुत है। तो बाकी जो 4 दवाइयाँ हैं वो इनसे डिफरेंट हैं। इसमें जो दवाई आती है वो है मर्क। तो मर्क मैंने इनके लिए सेलेक्ट करी। अब बात आती है कि मर्क में भी हमारे पास 4 मर्क हैं, उन 4 मर्क में से इनको कौन सी देनी है। तो मैंने देखा कि मर्क सॉल, मर्क आयोडम रूब्रम, मर्क आयोडम फ्लेवम और मर्क कॉर। तो एफोरिज्म 5 के अकॉर्डिंग जब हम म्याज़ में गए तो आप इसकी जब कंडीशन देखेंगे तो टुवर्ड्स जो है सिफिलिस है, टोटली केस सिफिलिस है और हल्की फुल्की उसके अंदर साइकोसिस है जो पस का फॉर्मेशन है, लेकिन पस में भी बहुत ज़्यादा एक्सेस पस है तो वो भी टुवर्ड्स सिफिलिटिक है। तो साइकोसिफिलिटिक केस है लेकिन मोर सिफिलिटिक है, मोर डिस्ट्रक्टिव है। स्किन क्रैक है जो डिस्ट्रक्शन को शो कर रही है, पस ऊजिंग आउट हो रहा है, बह रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, वो भी सिफिलिस को डिनोट कर रही है। सेल्स जो पस में बन रही हैं, डेड सेल्स, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो साइकोसिफिलिटिक केस। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसकी एनालिसिस करी। उसके बाद हमने देखा कि साइकोसिफिलिटिक में जो ड्रग्स हैं, मर्क सॉल जो है, मर्क में जो मर्क सॉल है वो ज़्यादातर साइकोटिक है, उसमें सिफिलिटिक पार्ट कम है। मर्क आयोडम रूब्रम जो कि लेफ़्ट साइडेड है, अगर लेफ़्ट साइडेड प्रॉब्लम होती तो हम इसको सोच सकते थे। उसके बाद दोस्तों मर्क आयोडम फ्लेवम जो कि राइट साइडेड रेमेडी है, उसको राइट साइड से डिफरेंशिएट करते, लेकिन अब बचती है मर्क कॉर।
तो मर्ककॉर को आप देखेंगे ये मोर डेस्ट्रक्टिव है, मोर सिफिलिटिक है, कॉरोसिव ड्रग है, तो इसलिए मैंने इनको मर्ककॉर को इनके लिए चुना। और मर्ककॉर को जब मैंने इनके लिए चुना, उसकी मैंने 30 पोटेंसी से इनकी शुरुआत करी, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन फिर इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो फिर मैंने दोस्तों हैनीमैन सर की क्रॉनिक डिजीज़ के पेज नंबर 262 पर जा कर के डाइल्यूट डोज को इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने मर्ककॉर 200 का एक ड्रॉपर तैयार किया। इस ड्रॉपर को देने के बाद रेगुलर मैंने इनको ड्रॉपर दिया, और ड्रॉपर देने के बाद इनमें चेंजेस आना शुरू हो गया। और ये अभी मैं आपको इनकी सारी पिक्चर्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप देखेंगे कि इतना जो है क्रॉनिक डिजीज़ किस तरह से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट से और प्रॉपरली एनालिसिस करने से वो ठीक हुई। मर्ककॉर 200 का ड्रॉपर मैंने इनको डेली चलाया। उसके बाद दोस्तों इसमें होम्योपैथिक फिजिशियंस समझ सकते हैं कि सारी डिजीज़ जो है वो एक इनके लेफ्ट फुट के एंड पार्ट पर आ गई, जो कि हैरिंग्स लॉ को प्रूफ करती है कि सारी डिजीज़ हैरिंग लॉ के अकॉर्डिंग लोअर पार्ट में आ गई, ऊपर से चल के नीचे की तरफ आ गई, जो कि ये शो करता है कि क्योर जो है प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पस्चुलर सोरियासिस का केस किस तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हुआ। मैं समय समय पर आपको और भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के केसेस को दिखाता रहूँगा और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मेंटल फंक्शनिंग हमारी बीमारी के लिए कितनी रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमारे लोअर इमोशंस किस तरह से हमको बीमार बनाते हैं, किस तरह से वो हमको बीमारी तक ले जाते हैं। इसमें दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है समझने का कि आखिर नेचर ने इनके हाथ पर और पैर पर ही इस डिज़ीज़ को क्यों प्रोड्यूस किया, बाकी पूरी बॉडी पर इस डिज़ीज़ को क्यों नहीं प्रोड्यूस किया। तो जब मैंने इसकी एनालिसिस करी तो देखा कि हमने जो रूब्रिक लिया, उस रूब्रिक में हमने एक टर्म इस्तेमाल किया क्रिमिनल। तो क्रिमिनल जो है उसको जब पुलिस सज़ा देती है तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालती है, लेकिन ये क्रिमिनल से भी ऊपर की बात थी कि इनको उसका कोई पछतावा भी नहीं था। तो ये क्राइम इनका हायर लेवल का था। तो नेचर ने जब इनको क्राइम के लिए सज़ा दी तो उन्होंने इनके पैर में भी वो डिजीज़ प्रोड्यूस करी, जिसका मतलब है कि इनके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी, यानी हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। तो आप जो स्किन डिजीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो वो वहीं पर है जहाँ पर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ डाली जाती हैं। तो ये दोस्तों एक नेचर को समझने का तरीका है कि आखिर नेचर ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि हम लोग जब होम्योपैथी को डीपली पढ़ते हैं तो हम नेचर को भी समझते हैं कि प्रकृति की जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप मेरे पिछले वीडियो जिसमें यूनिवर्सल लॉस को हमने डिस्कस किया था उसको आप समझें, और जो होम्योपैथी से जुड़े लोग हैं वो उसके नोट्स बनाएं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको इनके सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा जिनमें कि केस जो है दवाई के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब ये पूर्ण रूप से हेल्दी हैं और इनकी वो मेंटल जो चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं और अब ये अपनी लाइफ को हेल्दी जी रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और होम्योपैथी को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।